उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फिर देश के उद्योगपतियों और निवेशकों को जम्मू कश्मीर में कारोबार के अवसरों का लाभ उठाने और प्रदेश के अभूतपूर्व विकास में भागीदार बनने का न्योता दिया। उपराज्यपाल मुंबई में इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने कारोबार को आसान बनाने के लिए 235 सेवाओं को ऑनलाइन व 180 सेवाओं को एकल खिड़की प्रणाली में शामिल कर लाख-शाही को रेड कार्पेट में बदल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में पारिवारिक कारोबार की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए मनी कंट्रोल नेटवर्क समूह ने मुंबई में सम्मान समारोह आयोजित किया था। उपराज्यपाल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये धारणा तेजी से उभर रही है कि नई पीढ़ी अपनी गतिशीलता, प्रतिभा व व्यवहार कुशलता से बढ़ती आर्थिक सफलता को आगे ले जाएगी। अगर आज हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये पारंपरिक व्यापारिक घरानों के कारण भी है, जिन्होंने रोजगार पैदा कर समाज को सशक्त बनाते हुए देश में उद्यमशीलता की भावना को विकसित किया है। Our chief guest. Sir, I'd like to request you to come and say and share a few words with us, please. मैं आभारी हूं ब्रजेश जी का, जिनके कारण मुझे यहां उपस्थित होने का अवसर मिला है। श्री राहुल जोशी जी, सभागार में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और मित्रों, it is a great pleasure to be here among eminent business families of the country. I congratulate the Network 18 Group and Money Control team. Thank you for the most inventive award ceremony and providing me the opportunity to address this distinguished gathering of business leaders. It is a fitting tribute to traditional business families of the country who have been serving as the backbone of India's prosperity. If I take the liberty of using a metaphor to describe the family-owned businesses in one line, it would be business enterprises with a human face that have maintained pace with the India on the move. और इसलिए पारंपरिक बिजनेस घरानों में कारोबार से जुड़े तमाम आयामों जैसे एम्बिशन, बिजनेस एस्पिरेशंस, बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस प्रायोरिटीज और ग्रोथ स्ट्रेटजी में सबसे टॉप पर मुझे लगता है कि फैमिली वैल्यूज और रिलेशनशिप आता है। और मैं मानता हूं कि जितना समृद्ध इतिहास देश के बिजनेस घरानों का रहा है, उतना ही समृद्ध इतिहास परंपरा, मूल्यों और संबंधों का भी रहा है। 19वीं शताब्दी के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही बहुत सी कंपनीज की आधारशिला इसी बात पर रखी गई है कि श्रम और संबंधों के पवित्र जल से जो धन धुला हुआ नहीं होता, वो व्यापार के लिए ठीक नहीं है। श्रम और संबंध की इस भावना को बिजनेस का मूल मंत्र मानकर पारिवारिक बिजनेस घरानों ने देश की इकोनॉमी को नर्चर किया है। मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं कोई एक दो नाम नहीं ले सकता, कम से कम सैकड़ों ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत से भविष्य के इंटरप्राइज की बुनियाद रखी। उन्हें मैं इंडियन इकोनॉमी का पथ प्रदर्शक या अंग्रेजी में कहूं तो पायनियर कहना चाहूंगा, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के पहले और बाद में यानी दोनों परिस्थितियों में उन्होंने देश के विकास को स्टेबिलिटी
और मजबूती प्रदान की है। आज अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हैं, तो उसमें पारंपरिक बिजनेस घरानों का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने, रोजगार पैदा करने, कम्युनिटी को सशक्त बनाने और देश में उद्यमशीलता की भावना को आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड के विनर्स को बधाई देते हुए मैं नेटवर्क 18 तथा वाटरफील्ड एडवाइजर्स को भी साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 5 विभिन्न कैटेगरी के अलावा परोपकार माने फिलैंथ्रोपी का भी अवार्ड इस समारोह में शामिल किया है। अगर हम फैमिली बिजनेस के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो देश के अमृतकाल की स्वर्णिम यात्रा को देखें तो जो समान तत्व मिलते हैं वो आपस में संबंधित है, जैसे स्थिरता और बेहतर गवर्नेंस। दूसरा मैं कह सकता हूं कि व्यापार की गतिशीलता, जिससे विकास की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का मौका मिला, और एक व्यापक दृष्टिकोण जिसने बिजनेस को बढ़ाने के साथ करुणा, भाईचारे और परोपकार की भावना से समाज की मदद की है। मैं निश्चय ही इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बिजनेस की नीतियों के अलावा कहीं न कहीं इन तत्वों की मौजूदगी ने भी अधिक तीव्र और अधिक संतुलित फैमिली बिजनेस को फलने फूलने में मदद की है। मुझे स्मरण है 2015 में अल्वरेज और मार्शल की रिपोर्ट में मैंने देखा था कि फैमिली बिजनेस घरानों का नेशनल जीडीपी में योगदान 76 to 75% के करीब है। आज यह आंकड़ा करीब 79 to 80% के आसपास है। थारावत मैगजीन के मुताबिक आज वर्ल्ड वाइड कम से कम 65% एम्प्लॉयमेंट फैमिली बिजनेसेस जनरेट कर रही हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 70% जीडीपी फैमिली बिजनेस जनरेट कर रही है, और वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उसमें 85% स्टार्टअप्स को फैमिली बिजनेस ही फाइनेंस कर रहे हैं। आज 70 से 95 कंपनीज में फैमिली बिजनेस की हिस्सेदारी है। मतलब सैकड़ों साल बीत जाने के बावजूद नई जनरेशन ने न सिर्फ उन मूल्यों को बचा कर रखा है, बल्कि समय के साथ नई नीतियां, डाइवर्सिफिकेशन, नॉलेज तकनीक के साथ अपने आप को कॉम्पिटिटिव भी बनाए रखा है। It is this that gives the strength to the family businesses, and there is emerging perception that new penetration with their dynamism will add to the growing economic weight. In many areas of India's business success story, there is a strong family connection. PricewaterhouseCoopers की रिपोर्ट अभी मैंने देखी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 76% फैमिली बिजनेस लगातार ग्रो कर रहे हैं, और उन्होंने एक थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू भी छापा है, और उनका कहना है कि आज भी परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं हैं कि बिजनेस में परिवर्तन के साथ साथ परिवार के मूल्यों, शेयर होल्डर्स की जरूरतों और सामाजिक नैतिकता को स्थिर बनाकर रखा जाए। इसका एक उदाहरण हमने कोरोना महामारी के दौरान भी देखा, जब तमाम मुश्किलों के बावजूद देश एक होकर उस भयानक महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहा था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज देश ही नहीं, विदेश में भी बहुत से लोगों के खून में कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन कवच का काम कर रहा है, वो भी एक फैमिली कंपनी का ही उत्पाद है। आज जो युवा पीढ़ी है, जो टीनेजर्स हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है, और शायद इसलिए एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल सालों से इस बात को लेकर परेशान हैं कि साहब, बहुत से फैमिली बिजनेस को किसी तरह के विज्ञापन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि कस्टमर को ऐसे ब्रांड्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रांड पोजीशनिंग है या जो कमिटमेंट है
ये उस पर आधारित है जो न सिर्फ कस्टमर से घरेलू संबंध जैसा है, बल्कि मार्केट से भी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। मित्रों, इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए मुझे लगता है कि देश आभारी है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2014 से भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को रिफॉर्म के लिए तेजी से आगे बढ़ाया और एक तरह से मैं कहूं कि जीर्णोद्धार करने का काम किया। आप सभी देश के विशिष्ट बिजनेसमैन हैं और आपने स्वयं महसूस किया होगा कि किस प्रकार यह देश पिछले 8 वर्षों में विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। कोरोना तथा वैश्विक अस्थिरता के बावजूद आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 8.2 रखा है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर। सबसे निकटतम स्पेन है जिसका जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 4.8 है और उसके बाद चीन 4.4, कनाडा 3.9, अमेरिका 3.7 है। ये इस बात को दर्शाता है कि तीव्र आर्थिक विकास सुधारों में तेजी लाकर ही हो सकता है। आप सबको याद होगा जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में केंद्र में नेतृत्व संभाला था, उस समय 190 देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में की रैंकिंग में हम 140वें स्थान पर थे। 2014 से 2017 का समय मैं मानता हूं कि जबरदस्त रिफॉर्म्स का था और इंडिया की 2018 में पोजीशन 77 पर पहुंच गई और वर्तमान में आज हम 63वें 63rd पोजीशन पर खड़े हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब टॉप 50 कंट्रीज में हम शामिल होंगे। मैं समझता हूं बिना आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी सुधारों के ये संभव नहीं था और आज भी प्रधानमंत्री जी इन सुधारों के अगले चरण में इस प्रक्रिया का और विस्तार करने का सदैव प्रयत्न कर रहे हैं। कोरोना का जब संकट काल शुरू हुआ था तब हम सब जानते हैं मास्क हो, पीपीई किट हो, टेस्ट किट हो, सब बाहर से हम मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। आज हम अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के साथ अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को भी हम निभा रहे हैं। कंपनीज के सामने भी चुनौतियां थीं। प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गति रुके नहीं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जिंदा रहे और एक एक व्यक्ति के सामर्थ्य ने यह सुनिश्चित किया है कि न सिर्फ जीवन बचाना है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा को भी पूरा करना है। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों में जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है और वो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, उस वजह से हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। आज हमारा देश उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध है, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है और 2022 के पहले 3 महीने में फर्स्ट क्वार्टर में 8.5 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हुआ है। ये भारत की बढ़ती शक्ति का उदाहरण है। आज दूर दराज के गांव में भी जाइए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस के लिए भी एक नया अवसर और नया मार्केट डेवलप हो रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के दिग्गजों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण मंच से मैं ये अवश्य मेंशन करना चाहूंगा कि अनेक ऐसे क्षेत्र जो सालों से इंडस्ट्री से वंचित थे, उनमें भी पिछले 7-8 सालों में विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद की किरण जगी है। आप सभी को सुनकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 70 वर्ष के बाद भी अपार संभावनाओं वाले क्षेत्र या मैं कहूं कि अपार प्राकृतिक संपदा वाले जम्मू कश्मीर में आज से 6 महीना पहले तक महज 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आया था। बिजनेस की अपार संभावनाएं अनेक कानूनों के बीच नीचे दबाकर रख दी गई थी। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही
अगस्त 2019 में उन कानूनों को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन किया, वैसे ही अनंत संभावनाओं के द्वार खुले। जनवरी 2021 में विचार विमर्श के बाद एक नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम भारत सरकार के सौजन्य से शुरू हुई, जिसमें 28,400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव किया गया। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से थोड़ा देर से हम काम शुरू कर पाए, वक्त हमें लगा, लेकिन जब पॉलिसी बनी थी तो उस समय अनुमान हम कर रहे थे कि 20,000 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे पास लगभग 52,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 38,080 करोड़ रुपए के बिजनेस प्रस्ताव की स्वीकृति भी कर दी गई है। और अभी 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में एक पंचायत पल्ली है जम्मू के बगल में, सांबा जिले में, वहां गए थे और उन्होंने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की। मैं समझता हूं कि इसके अनेक रिफॉर्म्स भी और अनेक प्रकार की शक्तियां भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में चेंज ऑफ लैंड यूज की जो पॉलिसी हमने बनाई है, उसमें 30 दिन में चेंज ऑफ लैंड यूज मैंडेटरी कर दिया गया है। इंडस्ट्री अगर खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस यूनिट के लिए जमीन खरीदना चाहती है तो प्रशासन की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट को प्रमोट किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सभी 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज आज सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध है जम्मू कश्मीर में। We have turned the red tape into red carpet and we seek to build a more modern economic edifice. इंडस्ट्रीज तथा सामान्य नागरिक को बेहतर रोड कनेक्टिविटी और बाकी संसाधनों से जोड़ने के लिए लगभग रोड और टनल पर आज 1 लाख करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। बिजली की बेहतर व्यवस्था के लिए भी हम अनवरत काम कर रहे हैं। आजादी के बाद से लेकर के और अब तक हमारी कुल उत्पादन क्षमता 3500 मेगावाट से कम थी। मैंने 70-72 सालों में जम्मू कश्मीर 3500 मेगावाट से थोड़ी कम बिजली बना रहा था। मैं इस सभागार में बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में इतनी ही क्षमता, मैंने 3500 मेगावाट हाइड्रो पावर का जनरेशन हम और जम्मू कश्मीर में कर लेंगे। इसको लेकर के कई प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हमारा पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है और मैं ये बात कह सकता हूं कि जो बात अभी मेरे पहले यहां से कही जा रही थी कि 24/7 क्वालिटी पावर देने में हम आने वाले समय में समर्थ होंगे। वहां इंस्टीट्यूशंस की बात हुई, मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा संशोधन करूंगा। वहां IIM, IIT, NIT, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, अनेक तरह के भारत सरकार के संस्थान, उसमें से अधिकांश फंक्शनल हो गए हैं और IIT और IIM तो पूरी तरह से फंक्शनल है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर वर्कफोर्स की बात करें हम तो इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी वहां के नौजवान तैयार रहें, इसकी एक बड़ी तैयारी हम सब ने की है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर जम्मू और बारामूला में चल रहे हैं। 14 और सेंटर हम आने वाले 6 महीने में शुरू करने जा रहे हैं। अगर बिजली की मैं बात करूं तो इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं कि देश में सबसे सस्ती बिजली और सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल जम्मू कश्मीर में बिक रहा है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। एक दूसरा वातावरण रहता है कि साहब क्या होगा जम्मू में, कश्मीर में, तो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं और वो गृह मंत्रालय और संसद के उपलब्ध आंकड़े के आधार पर कि बाकी राज्यों की तुलना में क्राइम रेट भी जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, तो ये फिगर भी आपके लिए मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण होगी। दुबई एक्सपो में जनवरी में मुझे जाने का अवसर मिला था। ये सच है कि 2015 में पहली बार
भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 3 वर्षों में कई यात्राएं की और भारत और यूएई के संबंध बड़े मजबूत हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एमआर ग्रुप श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फुट का एक मॉल, उसको जमीन दे दी गई है, वो निर्माण का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2 आईटी टावर, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, वो जमीन भी उन्हें दे दी गई है। लुल्लू हो, डीपी वर्ल्ड अभी जम्मू के पास इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने का काम शुरू कर रहा है। एक बड़ा डेलीगेशन अभी आनंद वहां जिक्र कर रहे थे, 30 से ज्यादा सदस्य आए थे और मुझे लगता है कि काफी रुचि है जम्मू कश्मीर में इन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में। अभी एक यूएई का बिजनेस डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से भी 24 को मिला है और एक नए प्रकार का आत्मविश्वास और नई ऊर्जा वहां निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। और मुझे लगता है कि देश के किसी हिस्से में यूएई या मैं कहूं कि अरब देशों की रुचि जितनी जम्मू कश्मीर में है, शायद देश के दूसरे हिस्सों में इतनी नहीं है। और मैं आज इस मंच से आप सभी को निमंत्रण देने आया हूं, पुरस्कार वितरण तो होगा ही कि आप आइए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि देश के किसी हिस्से में जो सुविधाएं हैं उससे बेहतर सुविधा जम्मू कश्मीर में आप बिजनेस करिए, इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको देंगे। जम्मू कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और आपके फैमिली बिजनेस के प्राचीन मूल्यों के बीच एक नया तारतम्य बैठाने का प्रयास हम करेंगे। मित्रों, कोरोना से कॉरपोरेट वर्ल्ड को मानवता और संबंधों की महत्ता पर फिर से याद दिलाई है। मुझे विश्वास है कि आप जिस परंपरा को, जिन मूल्यों को अपने बिजनेस का अभिन्न अंग बनाकर चल रहे हैं, उससे भारत की आर्थिक और नैतिक प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। 2-3 बातें और कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो मुझे लगता है कि आवश्यक है। कुछ मित्र कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो श्रीनगर में 110 फ्लाइट रोज ऑपरेट हो रही। अभी 8 महीना पहले तक जम्मू में 30% ऑफटेक था, अब वो सारे प्रतिबंध हट गए और जनवरी से मार्च 5119 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं 21 में जम्मू में, और 2022 का आंकड़ा मेरे पास है 6223 फ्लाइट ऑपरेट हुई। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो 2021 में जनवरी फरवरी महीने में 2988 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई थी और जनवरी फरवरी 2022 में 3823 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। बीच में 5 दिन वहां कुछ काम चल रहा था, इसके कारण ऑपरेशंस ठीक से नहीं हो सके। अभी आप सबको मालूम है कि वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है। 1-2 आंकड़े मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी कलेक्शन हमारा 23.7% बढ़ा है, एक्साइज 30% इंक्रीज, स्टैम्प ड्यूटी में 56.12% इंक्रीज और सेल्स टैक्स में भी 25.33% की इंक्रीज हुई। सामान्य रूप से जब मैं गया था अगस्त 8 को 2020, तो देश के विभिन्न हिस्सों से किसी न किसी का फोन आता था कि मैंने कभी जम्मू कश्मीर में काम किया था, मेरा भुगतान नहीं हुआ, पेमेंट ड्यू है। किसी ने 2012 में काम किया, किसी ने 2014 में काम किया। एक वहां रिवायत बनी हुई थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 मार्च को जितने वेरीफाइड बिल्स थे कॉन्ट्रैक्टर्स के या सप्लायर्स के, वो पूरी तरह से उनका भुगतान कर दिया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितनी, हमको बहुत सारा पैसा जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं मिलता था कि जो हमारा स्टेट शेयर है, यूटी शेयर है, वो हम समय से नहीं दे पाते थे। हमने सारे स्कीम्स का एडवांस में शेयर अपना जमा कर दिया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई हुंडी इस साल हम लोगों ने नहीं ली है, बल्कि पहले की 2 साल की हुंडियों को भी क्लियर कर दिया। सैलरीज, पेंशन, जीपीएफ, ग्रेचुटी, जितने हमारे कर्मचारी हैं सबका भुगतान कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर बैंक से विरासत में पेंशन देने के लिए कर्ज लिया गया है, वो 5,573 करोड़ का है,
जिसमें इस बार 4,119 करोड़ का भुगतान हमने कर दिया है। पावर परचेज बिल इस बार 810 करोड़ रुपए हमने एनटीपीसी बाकी पावर यूटिलिटीज कंपनी को दिया। तो एक सीएमडी मुझसे मिलने का हिसाब 13 साल बाद जम्मू कश्मीर से मुझे पैसा मिला है। मैं तो बहुत आभारी हूं कि यहां भी कीरू और रटले ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो हमारी इक्विटी थी वो भी हमने दे दिया। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2019 के बाद एक बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि उसके पहले जो नीति थी शासन की, वो पीस बाई करने में विश्वास करते थे, शांति खरीदना चाहते थे। अब एक बड़ा परिवर्तन आया है कि हम शांति खरीदना नहीं चाहते, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और अस्थायी रूप से शांति स्थापित करना चाहते हैं। एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा के आगे जो भी जाएगा, मुझे लगता है कि भारत का संविधान और भारत के कानून जो अधिकार देते हैं उसका पूरी तरह से प्रयोग किया जाएगा। मैं आप सब को हृदय से आमंत्रित करता हूं कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, आप निवेश करिए। मैं आप मोटे तौर पर मैं बिजनेस नहीं जानता, लेकिन एक सिद्धांत जो मानव जीवन का है कि कोई इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको लाभ होगा। तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि देश के किसी हिस्से में जो आज पॉलिसी है उससे बेहतर पॉलिसी हमारी है। आइए निवेश करिए। हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि आपको किसी आदमी से नहीं मिलना पड़ेगा। सारी सर्विसेज फेसलेस हैं, पेपरलेस हैं और आप अप्लाई करेंगे, जितनी भी परमिशन हैं घर बैठे आपको मिल जाएंगी। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 30 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है। 2 साल नहीं हो सकी थी, इस बार हो रही है, तो इसका भी मैं आमंत्रण देता हूं। आइए, पहले जरूर यात्रा आप में से कुछ लोगों ने की होगी, लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियों में यात्रा होगी और मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।